अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हमारा जो पास पेपर का मोटिव है, जब आज हम पास पेपर कर रहे हैं, वो है अक्टूबर नवंबर विंटर 2024 पाकिस्तान स्टडीज P1 हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। अक्टूबर 24 P1 हिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है, जैसा कि हमें पता है। ये आता है तो जो भी करना है, नहीं आता तो भी हमें करना लाजमी है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो सोर्स ए होता है, टेक्स्ट सोर्स होती है। जो बी पार्ट होता है वो होता है सोर्स बी, ये पिक्टोरियल सोर्स होती है। 3 और 5 मार्क्स के ये होते हैं। हमने करने का तरीका पिछले लेक्चर्स में बहुत दफा हमने सीख लिया है। अब हम वो तरीका नहीं सीखेंगे, हम सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू सोर्स ए, फॉरेन पॉलिसी वाज अ स्ट्रेंथ ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। According to source A, foreign policy was a strength of Zulfikar Ali Bhutto. Identified 3 reasons why. जुल्फिकार अली भुट्टो की स्ट्रेंथ थी फॉरेन पॉलिसी, उसके 3 रीजंस बताने। ठीक है, ये देखें। अब हम सोर्स पढ़ते हैं, उसमें से 3 रीजन आइडेंटिफाई करते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो was a skillful politician. His strength was said to be foreign policy because, फिर अब रीजन शुरू हो रहा है। Because of his vast knowledge of world history, नंबर 1। एक सेकेंड, वास्ट नॉलेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, नंबर 1। awareness of different problems of many countries, number 2। this enabled him to develop strategies and brought enormous benefits for Muslim. Dr. Henry Kissinger described Zulfikar Ali Bhutto as a man of extraordinary. He was a man of extraordinary ability. Number 3, capable of making strong relation with any country that was able to help Pakistan. Number 4। तो ये 4 बातों में से आपको कोई सी भी 3 बातें लिख लेनी है। हमेशा मैंने आपको बताया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंटर्स कॉपी करने हैं, अपना दिमाग यूज नहीं करना। अपना दिमाग यूज नहीं करना, आपको सिर्फ कॉपी करना है। अपने ओन वर्डिंग्स यूज कर रहे हो, अपनी कोई और नॉलेज डाल रहे हो, नहीं माजरत, आपको करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको सिर्फ कॉपी डाउन करना है अपने आंसर शीट पर, खत्म। कोई से भी 3 बातें कॉपी डाउन कर लो। अच्छा, एक और आपको फन फन बात बताता हूँ और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अगर आप ना इतने परेशान हो कि आपको ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा और आपको टेक्स्ट ही समझ में नहीं आ रहा, टू द पॉइंट फ्रॉम टेक्स्ट, हाँ बिल्कुल आयान। पर आप अब ऐसे बच्चे हो या आपका दिमाग उस वक्त चल नहीं रहा, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि यार मैं इसमें से कौन से 3 पॉइंटर्स निकालूं, कुछ अलग साइंस की कोई बात आ गई, कोई रॉकेट साइंस वाली बात आ गई, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आपने ये पूरा छाप भी दिया, पूरा का पूरा कॉपी भी कर दिया आपने, ये अगर पूरा कॉपी कर दिया तो आपको 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। पूरा कॉपी करने के 2 मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क बस आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एग्जाम में कहता है आपने मेहनत नहीं करी, आपने इसके अंदर में से पॉइंटर्स नहीं निकाले, तो मैं आपको 1 मार्क नहीं दूंगा। अगर पूरा डिट्टो भी छाप दो तो भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये है, ये एग्जामिनर ने बोला है। पर ये चीज करना नहीं बेटा, आप 1 मार्क के पीछे भी भागना। अब 1 मार्क के पीछे ही भागना, आपको इसमें से 3 पॉइंटर बस निकालने हैं। हालांकि देखो ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात है। आपको इसमें से 3 पॉइंटर्स बस निकाल लेने हैं, खत्म। मैंने आपको 4 पॉइंटर्स निकाल के दिए, आपको बस लिख लेना है पॉइंटर्स में, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में। नहीं मुर्तजा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये मैं आपको एक बिल्कुल ही आखिरी टिप बता रहा हूँ कि अगर बहुत ज्यादा परेशानी का आलम हो तो आप ये करें, वरना एक एक मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स आपका ग्रेड चेंज हो सकता है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। चले अब सोर्स बी का क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डज सोर्स बी टेल अस अबाउट हाउ जुल्फिकार अली भुट्टो वांटेड टू गवर्न पाकिस्तान। सोर्स बी क्या बताती है जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में कि वो किस तरह पाकिस्तान को गवर्न करना चाहता था। अच्छा भाई, पिक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले नीचे की लाइन पढ़ेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो स्पीक्स टू द नेशन अबाउट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इन 1971। जुल्फिकार अली भुट्टो नेशन से बात कर रहा है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में 1971 में। ठीक है, अब भुट्टो को देखो। और मैंने आपको बताया भाई सोर्स भी करने का तरीका क्या होता है। सोर्स भी करने का तरीका ये है, आपको सबसे पहले तो आपने सपोर्टेड सपोर्टेड वैलिड इन्फ्रेंस लिखी,
सेकेंड, अगर आपने सपोर्टेड वैलिड इन्फ्रेंस लिखी तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर 2 सपोर्टेड वैलिड इन्फ्रेंस लिखी तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सपोर्टेड वैलिड इन्फ्रेंस क्या होती है? आपने सबसे पहले लिखा सरफेस फीचर। सरफेस फीचर वो होता है जो आपकी आंखें देख पा रही हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने उसकी वैलिड इन्फ्रेंस भी लिख दी कि आपको जो आपकी आंखें देख पा रही, जो आपने इंफॉर्मेशन ली, वो अपने दिमाग के अंदर जब डाल रहे हो तो उससे क्या निकल के आ रहा है, उससे क्या समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं सपोर्टेड वैलिड इन्फ्रेंस। जैसे कि अब सरफेस फीचर ये देखो कि सबसे पहले तो हम इसके कपड़ों पर आ जाते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कैसे कपड़े पहने हुए? वेस्टर्न कपड़े पहने हुए। इसने कोट सूट और टाई भी पहनी हुई है। तो इसका मतलब भी वेस्टर्न अटायर में, इसका मतलब भी किस तरह, किस तरीके से ये गवर्न करना चाहता है, ये वेस्टर्न पावर्स के तरीके से करना चाहता है, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड को अपना दोस्त बनाना चाहता है। एक तो ये हमें पता चल गया, ये सरफेस फीचर था, और हमने इससे क्या दिमाग में सीखा ये भी हमने लिख लिया। अच्छा, आप लोगों के पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं। फॉर्मली ड्रेस है, ड्रेस इन इंग्लिश, फ्रॉम विच आई कैन इन्फर दैट ही वाज एन एडवोकेट फॉर वेस्टर्न बिलीव्स इन बापू ने, ये बेहतरीन है। हुसैन आपने ये पॉइंट लिखोगे ना 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ही वांटेड टू रूल लाइक कायद आजम, ही वाज इंस्पिरेशन, फोटो फ्रेम वाज ड्रेस फॉर्मली। अब ड्रेस फॉर्मली और पिक्चर की बात जो है ना, दोनों अलग अलग बात है, तो 2 अलग अलग बातों में करोगे। अगर कायद आजम के पीछे पिक्चर से रिलेट करना चाह रहे हो तो वो फॉर्मली ड्रेस वाली बात ना करो, एक जुमले में एक बात करो। तो आप बोलोगे आई कैन सी अ पिक्चर फ्रेम बिहाइंड जुल्फिकार अली भुट्टो ऑफ कायद आजम एंड आई कैन इन्फर फ्रॉम दिस 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 दिस। तो पे आपने क्या इन्फर करा वो आप पीछे लिखोगे। वेस्टर्न स्टाइल इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल अटायर, ये नहीं लिखो कि ये नहीं लिखो इसने क्या नहीं पहना हो, बस क्या पहना हो उस पर बात करो। रिफ्लेक्स मॉडर्न अप्रोच, बिल्कुल बेहतरीन। बालों की बात नहीं करेंगे हम। We can see that is he is talking in radio, so we can infer from this is that Bhutto wanted to properly rule the country with dictatorship and bravery. डिक्टेटरशिप वाली बात नहीं आएगी, डिक्टेटर कभी भी माइक पर बात नहीं करता। एंड ही वांट्स टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन एंड अ फ्रेंड ऑफ वेस्टर्न गवर्नमेंट। ओह सॉरी, ये बात हो गई। I can see Zulfikar Ali Bhutto is speaking in microphone from which I can infer that he wants to be open and communicate with the public. मुझे क्या देखा, मैंने ये देखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो माइक्रोफोन्स में बात कर रहा है, फ्रॉम विच आई कैन इन्फर दैट ही वांट्स टू बी ओपन एंड कम्युनिकेट विद द पब्लिक। यहां पर आपको 5 मार्क्स मिल गए, यहां पर आपको 4 मार्क्स मिले, तो यहां पर 5 मार्क्स मिले। 5 मार्क्स मुझे क्यों मिले? क्योंकि सबसे पहले मैंने सरफेस फीचर लिखा, उसके बाद मैंने वैलिड इन्फ्रेंस भी लिखी, खत्म। चल 1 का सी, यहां तक सबको क्लियर है? जुनैरा, अयान, अब्दुल्ला, आयशा, अलमान, आमना। आमना आपको क्लियर है? बनीन, ईशल, हामिद, हानिया, हुसैन, जन्नत, जरी, माजिन, महानूर, मुर्तजा, साकिब, उमर, सुमैका, और जिससे मैंने नाम नहीं ली। प्लीज जूम यूजर अपने नाम से आ जाएं। जूम यूजर प्लीज अपने फुल नेम से आए। ओके ओके रोहित, ठीक है, ठीक है, ओके, सही। अगर आप में से किसी को भी कोई मसला हो तो आप प्लीज मुझे रोक के आप पूछ सकते हैं। पर समथिंग नॉट मेंशन मार्किंग स्कीम, बट इट्स राइट। हाँ हाँ बिल्कुल, मार्किंग स्कीम से अगर कोई हटके भी आप कोई पॉइंट लिख रहे हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। वैलिड वैलिड आंसर्स अप्लाई, मतलब करेक्ट होते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। इनवैलिड फेदर, ये क्या बोल रही है? जड़ी आप क्या बोल रहे हैं? एंड वन मोर थिंग जी बनी। नहीं अलमान, आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्किंग स्कीम से अटकर भी अगर आप कोई बात करते हो, कोई पॉइंटर आप ऐसी कोई बात लिख रहे हो जो आप देख पा रहे हो मार्किंग स्कीम में नहीं लिखी हुई, तो आप लिख सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा मजाक था, ठीक है, मसला नहीं। चलो 1 का सी, वैलिड इन्फ्रेंस वो होती है जो आपने सरफेस फीचर आपने लिखा और उससे आप क्या देख पा रहे हो, आपने उससे क्या समझा, इन्फ्रेंस है जरी, इन्फ्रेंस, क्या आपने उससे समझा, वो आपको लिखना होता है। वैलिड इन्फ्रेंस होता है कि आपने
पहले सरफेस फीचर देखा, उससे आपने क्या इन्फर करा, आपके दिमाग में क्या नॉलेज गई, और वो जो आपने देखा उससे दिमाग से आपने क्या सीख पा रहे हो, क्या आप सुन पा रहे हो, क्या आपको उसको समझ में आ रहा है। कि जैसे मैंने उसके वेस्टर्न अटायर देखा तो मुझे समझ में आया कि जैसे मैंने उसको वेस्टर्न अटायर देखा, मुझे समझ में आया कि वो वेस्टर्न वेस्टर्न पावर्स के अकॉर्डिंग रूल करना चाहता है। फिर वो माइक्रोफोन में बात करना चाह रहा था, तो मैंने देखा कि वो पब्लिक के साथ ओपन होना चाह रहा है। ये होता है जी। आप एमएल सही शॉर्ट फॉर्म है, ये आप यूज कर सकती हैं। दूसरे अगर शॉर्ट फॉर्म है वो आप यूज ना करें, जैसे ZAB आप यूज ना करें, ठीक है, पर एमएल आप यूज कर सकते हैं। चल, एक्सप्लेन व्हाई जुल्फिकार अली भुट्टो केम टू पावर इन 1971। जुल्फिकार अली भुट्टो पावर में क्यों आया 1971 में? 1971 में क्यों आया था ये? क्योंकि सबसे पहला रीजन, जुल्फिकार अली भुट्टो पावर में क्यों आया, एक तो वो 1970 का इलेक्शन जीता था, क्लियर इलेक्शन वो जीता था, उसको पब्लिक का सपोर्ट था। 1971 1970 के इलेक्शन में वो जीता। दूसरा, कोलैप्स ऑफ याह्या खान उमर फारूक, बिल्कुल सही आपने पॉइंट बोला, क्योंकि याह्या खान का डाउनफॉल हुआ। और याह्या खान का डाउनफॉल क्यों हुआ? क्योंकि उसके दौर में क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश हुआ, जिसकी वजह से आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही क्या, आपको तो पूरा मुल्क टूट गया, मुल्क का सत्यानाश आपने कर दिया। हसनैन वालेकुम अस्सलाम। बहुत कुछ आपने कर दिया था। इसलिए क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश के बाद जब याह्या खान का डाउनफॉल हुआ, याह्या खान ने सारा मुल्क तोड़ के रख दिया, तो फिर उन्होंने सोचा कि आप बस यार, अब हम पावर दे देते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो पावर में आ गए। तीसरा आप ये लिख सकते हो, एक सेकंड, तीसरी आप ये बात लिख सकते हो कि ही वॉज अ चॉइस ऑफ पीपल। साकिब ने भी मेरे ख्याल से एक बात अच्छी बोली कि पीपल वांटेड सिविलियन रूल, ही वॉज द चॉइस ऑफ पीपल। वो सिविलियन का रूल चाहते थे। और उसका जो रोटी कपड़ा मकान का स्लोगन था, रोटी कपड़ा मकान का स्लोगन था, वो बड़ा फेमस था। हाँ यान अली, इट इज द स्लोगन ऑफ रोटी कपड़ा मकान विच अट्रैक्टेड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही बोला। जो रोटी कपड़ा मकान, जा मकान, जिसका स्लोगन था वो लोगों में बड़ा मशहूर था, और ये सोशलिस्ट था। तो अयूब खान ने जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट बनाई थी, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे, तो इसकी जो सोशलिज्म पॉलिसी थी वो बड़ी लोगों को अट्रैक्ट करती थी। ये आप 3 पॉइंटर्स लिख सकते हो। इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ क्या होगा? फेलियर ऑफ याह्या खान टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। फिर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, सो याह्या रिजाइन एंड ट्रांसफर पावर टू भुट्टो, ये हो गया। फिर मोस्ट पॉपुलर लीडर इन वेस्ट पाकिस्तान, won majority seats in 1970 election, it was public's choice. His slogan roti kapda makan gained massive public support, especially the poor and working class, making him the strongest political figure in Pakistan. ये 3 पैराग्राफ आप बना दें, 3 पॉइंटर्स आप लिख लें। समझ में आई इस क्वेश्चन में किसी को मसला? ये 3 पैराग्राफ आप लोग बना सकते हैं। याह्या खान स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहा था, क्रिएशन बांग्लादेश हो गया, ये वेस्ट पाकिस्तान में पॉपुलर लीडर था, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जीता था, पब्लिक की चॉइस थी, से रोटी कपड़ा मकान बड़ा फेमस था स्लोगन, सोशलिस्ट पॉलिसीज की बड़ी अच्छी थी। हाँ, याह्या खान ने मुल्क ही तोड़ दिया था, तो इसलिए उसने फिर पावर ट्रांसफर कर दी भुट्टो को। संभाला नहीं जा रहा था, इसलिए पावर ट्रांसफर की। दूसरा, ये पॉलिटिकल मेन फिगर था वेस्ट पाकिस्तान का, लोग इसको चाहते थे, पॉपुलर लीडर था, और रोटी कपड़ा मकान से फेमस स्लोगन था। ये 3 बातें थी। क्रिएशन बांग्लादेश कैसे अच्छी बात है, आपका मुल्क टूट गया। Both Mujib and Bhutto won majority seats. They refused to ship after partition was done to become the clear favorite. हाँ, तो शेख मुजीब जीता तो सही इलेक्शन,
पर शेख मुजीब कहाँ जीता था? ईस्ट पाकिस्तान में। पर वेस्ट पाकिस्तान के अगर हम इलेक्शंस देखें तो उसमें तो मेजॉरिटी सीट्स तो भुट्टो ही जीता। ये बात थी। ठीक है, चलो 1 कर दी। जुल्फिकार अली भुट्टो Zulfikar Ali Bhutto's health reform were more significant than his constitution reforms for the people of Pakistan between 1971 and 1977. तो भुट्टो के हेल्थ रिफॉर्म से ज्यादा सिग्निफिकेंट थे बनस्बत कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। तो अब इन दोनों को कंपेयर करना है, हेल्थ रिफॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म को कंपेयर करना है। तो भुट्टो के हेल्थ रिफॉर्म कौन से थे, इस पर जरा हम बात करते हैं। भुट्टो के हेल्थ रिफॉर्म कौन से थे? सबसे पहले इसने RHC रूरल हेल्थ सेंटर इसने बनाया था। रूरल एरिया में इसने RHC खोले थे। और BHU बेसिक हेल्थ यूनिट खोला था इसने अर्बन सेंटर्स में। इसका मेन काम क्या था कि यहां पर ये लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, क्लिनिक्स होंगे ये फ्री में या कम पैसों में ये लोगों का इलाज करेंगे, इसने ये क्लिनिक्स खोले। दूसरा पॉइंट, ट्रेनिंग कॉलेजेस वर सेट अप फॉर द ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल स्टाफ एंड असिस्टेंट्स। नर्सिंग स्कूल वर आल्सो स्टार्टेड टू ट्रेन नर्सेज टू वर्क अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल सही है। BHU हर 20,000 लोगों में इसने खोला था, हर 20,000 लोगों के रेडियस में इसने एक खोला था। रूरल RSC इसने हर 60,000 लोगों के सर्कल में खोला था। फिर इसने क्या करा, MBBS को 1 साल से कम कर दिया। ये इसने क्यों करा था कि लोग ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स बने, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स आपके आपके मार्केट में आएंगे। तो 1 साल से इसने MBBS को कम कर दिया था, पर इसने ये शर्त रखी थी कि 1 साल तक आपको जहां गवर्नमेंट बोलेगी वहां आपको काम करना पड़ेगा। यूजुअली गवर्नमेंट आपको कहती थी आप गांव में जाके काम करो। तो हैड टू वर्क इन रूरल एरिया फॉर 1 ईयर। MBBS को 1 साल के लिए कम कर दिया और इसने बोला कि आपको रूरल एरिया में 1 साल के लिए आपको काम करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आपको काम करना पड़ेगा। फिर इसने क्या करा, सेल ऑफ मेडिसिन एंड द ब्रांड नेम वाज बैंड। इसने मेडिसिन की जो कंपनियों का जो नाम होता है उसने बोला वो ये ब्रांड नेम नहीं चलेगा, ये जो आप लेबलिंग करते हो ये नहीं चलेगी, अब लेबलिंग अलाउ नहीं है, लेबलिंग नहीं होगी और अब आपको सिर्फ नाम से दवाई का नाम लिखकर बेचना है। ये इसने क्यों करा था मुझे बताएं? ताकि ये प्राइस कम हो जाए, जहां ताकि ये जो दवाइयां हैं ये सस्ती हो जाए। पर इवेंचुअली दिस लेड टू नथिंग, क्योंकि ये जो चीज थी, ये जो मेडिसिन थी, फिर ये ब्लैक में बिकना शुरू हो गई, क्योंकि कंपनियां यहां से छोड़ के जाना शुरू हो गई। क्योंकि जब प्राइस कम हुई तो कंपनियों का प्रॉफिट भी कम हो गया। जब प्रॉफिट कम हुआ तो कंपनी को फीजिबिलिटी नहीं दिखी पाकिस्तान में काम करने की, तो यहां से ही लोग चले गए। देखिए, एक दवाई होती है, दवाई के ऊपर जो आपके वो होते हैं ना, कंपनी नेम होता है, जैसे कि आ, मुझे नाम याद कैसे नहीं आ रहे। हाँ, एबॉट और गेट्स, नहीं पेनाडोल दवाई का नाम है, मैं कंपनी नेम की बात कर रहा हूं। ठीक है, और मार्टिन डाउ, ठीक है, ये सारे GSK। तो ये जो दवाई के जो ब्रांड नेम होते हैं ना, इसने ये बैन कर दिया कि भाई ब्रांड नेम से अब कोई दवाई नहीं बिकेगी, ये ब्रांड नेम को खत्म करो और ये दवाइयों को सस्ता करो। तो दवाइयों को इसने सस्ता तो करा, पर मसला क्या हो रहा है, दवाई सस्ती तो हो रही है पर प्रॉफिट कम हो रहा है। जब प्रॉफिट कम हो रहा है तो कंपनियां यहां से छोड़ के जाने लगी। कंपनी ने पाकिस्तान में जो अपना काम काज था वो बंद करा, वो चले गए। तो दवाइयों की शॉर्टेज हो गई। जब दवाइयों की शॉर्टेज हुई तो दवाइयां ब्लैक में बिकना शुरू हो गई, मतलब दवाइयां महंगी बिक रही हैं। तो इवेंचुअली ये बैकफायर ही हो गया। इसने MBBS को जो 1 साल के लिए कम करा और बोला कि भाई आपको गांव में काम करना पड़ेगा, इसमें इसने बोला कि भाई गांव में मैं लोगों को फ्री हेल्थ केयर दूंगा। पर फ्री हेल्थ केयर के चक्कर में लोग डॉक्टर्स बनना बंद हो गए।
लोगों ने कहा मैं डॉक्टर ही नहीं बनना कि हम 1 साल के लिए हम फ्री में काम करें, गाँव-वाँव में करें, बिना पैसे की इतनी महँगी डॉक्टरी करें और हम ये काम करें। बोला नहीं हमें काम नहीं करना, मैं डॉक्टर ही नहीं बनना। तो डॉक्टर्स की भी शॉर्टेज होना शुरू हो गई आपके मुल्क में। ये सब चीज़ें इसकी बैकफायर हुई। ये थे इसके हेल्थ रिफॉर्म। इसके 2 से 3 पैराग्राफ बना देंगे आप। फिर इसका है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? इसने प्राइम मिनिस्टर को बड़ा बनाया। क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर था, इसने सारी पावर प्रेसिडेंट से चेंज करके प्राइम मिनिस्टर को दे दी। अयूब खान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें प्रेसिडेंट बड़ा था, पर इसने क्या करा, इसने प्राइम मिनिस्टर को बड़ा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, उससे 1970 कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट सक्सेसफुल रिफॉर्म है, क्योंकि अभी तक 1970 का कॉन्स्टिट्यूशन ही चल रहा है। अमेंडमेंट्स हो रही हैं पर कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। द लेजिस्लेशन वुड बी बाय कैमरा, 2 हाउसेज होंगी, नेशनल असेंबली होगी, बाकी सेनेट होगी, प्रोविंशियल असेंबली होगी। The president and prime minister of Pakistan must be Muslim. The name of the country will be Islamic Republic of Pakistan. सारे religious minorities का सेम हक है। President of Pakistan will be elected indirectly through all the assemblies, National Assembly, Senate और Provincial Assembly में से president को चुना जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन था इसका। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लिख दोगे। तो बेसिकली आपको हेल्थ रिफॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म का आपको कंपेयर करना है, तो आप क्या करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाओगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक चल रहा है, अमेंडमेंट्स हुई हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ने भी एब्रोगेट नहीं करा, खत्म नहीं करा। तो ये इसका मोस्ट सक्सेसफुल रिफॉर्म था कॉन्स्टिट्यूशन हेल्थ रिफॉर्म के मुकाबले में। ये है 1D। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड एट बैटल ऑफ कानपुर। बैटल ऑफ कानपुर क्या थी? बनीन अब एक सेकंड, कानपुर पर आने से पहले एक सेकंड रुकना बच्चों, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। कानपुर पर आने से पहले जरा मुझे बनीन को जवाब देने दें। ये स्ट्रक्चर क्या होगा इन इस जैसे सवाल का? आप हेल्थ रिफॉर्म के 2 से 3 पैराग्राफ बनाएंगी, हेल्थ रिफॉर्म की 2 से 3 बातें लिखेंगी। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन की 2 से 3 पैराग्राफ बनाएंगे, 2 से 3 बातें लिखेंगी कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अच्छी बात थी, क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या फेलियर था। जिस तरह आप उसको लेकर चलना चाह रही हैं आप लेकर चलेंगी। तो इसके इसमें आपका 2 से 3 पैराग्राफ बनेंगे, 2 से 3 पॉइंटर्स लिखोगे, 2 से 3 रीजनिंग लिखोगे और कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के भी 2 से 3 पैराग्राफ बनाओगे। जी अयान अली। अब आ जाओ बैटल ऑफ कानपुर। बैटल ऑफ कानपुर क्या थी? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक हिस्सा था। नाना साहेब इसको लीड कर रहे थे। इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था, 3,000 औरतें और बच्चों को स्लॉटर करा था। फिर ब्रिटिश को इन्होंने आउट ऑफ रिवेंज निकाला और फिर नाना साहब भाग गए थे। फिर इवेंचुअली ब्रिटिश के हाथ में आ गए। ठीक है, 300, 3,000 नहीं 300, मैं शायद 3,000 बोला, 300। ठीक है, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक हिस्सा था। 1 मार्च नाना साहिब इसको लीड कर रहे थे, बैटल ऑफ कानपुर को। ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था। ठीक है, फिर 300 वुमेन और चिल्ड्रन यहाँ इसके अंदर स्लॉटर हुई थी। फिर ब्रिटिश कैरीड आउट एक्ट्स ऑफ रिवेंज और फिर नाना साहब भाग गए थे। ये 4 पॉइंटर्स लिख लोगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल। एक्सप्लेन व्हाई उर्दू वाज चूजन एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान 1947। भाई 1947 में पाकिस्तान ने उर्दू को या कायदे आजम ने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज क्यों चुना? बहुत सिंपल है, उर्दू को क्यों नेशनल लैंग्वेज चुना? 3 पॉइंटर्स ये आपके सामने। सबसे पहले उर्दू की लॉन्ग हिस्ट्री है, वाइडली यूज इन मुगल पीरियड एंड डेट्स बैक एज फार एज सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बोला जाता था, ये लश्कर की जबान थी, मुस्लिम आर्मीज की जबान थी, एंड बिकेम वाइडली स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। इसलिए बनाया था। उर्दू being chosen as its high status, early poets such as Amir Khusro wrote in Urdu. Aligarh became a center for Urdu study. Quran was translated in Urdu. Rich literary tradition था उर्दू का। उर्दू was closely associated with the Pakistan movement. सर सैयद अहमद खान ने भी सपोर्ट करा था। मुस्लिम लीग का मेन यही था, और was formed due to मुस्लिम लीग भी इसलिए बनी थी कि वो उर्दू को प्रोटेक्ट करे, वो उर्दू को बचाए। और कायदे आजम ने इसी वजह से उर्दू को एक यूनिफाइंग फोर्स समझ के उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया था।
हालांकि एक फन फैक्ट बताता हूँ, कायद आजम उर्दू में इतने अच्छे नहीं थे। कायद आजम इतनी अच्छी उर्दू नहीं बोलते थे। पर कायद आजम ने सोचा कि ये यूनिफाइंग फोर्स है, ये सारे प्रोविंसेस को जमा करके रखेगी। पर ये हुआ नहीं, ईस्ट पाकिस्तान इसकी वजह से अलग हुआ। तो हम तो लिखेंगे, ये तो अलग बात थी। ठीक है, तो उर्दू को इसलिए चुना था। ये थे 3 पॉइंटर्स। पे 1 पे 2 का डी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। Assess the contribution of religious thinkers to the spread of Islam across the subcontinent। अल्लाह, रिलीजियस थिंकर, कितना आसान सवाल। भाई रिलीजियस थिंकर्स कौन से थे? 3 आपके रिलीजियस थिंकर थे, शाह वली उल्लाह, सैयद अहमद शहीर बरेलवी और हाजी शरीयतुल्लाह। ये 3 के बारे में आप लिखोगे, 3 रिलीजियस थिंकर थे। रिलीजियस थिंकर 3 थे। कितना आसान सवाल। T2 में कहां से रिलीजियस थिंकर आ गया मेरे भाई, क्या हो गया? रिलीजियस रिफॉर्मर ये 3 थे। अब आप 3 के बारे में लिखो, शाह वलीउल्लाह के बारे में लिखते जाओ। शाह वलीउल्लाह के बारे में लिखो। शाह वलीउल्लाह कौन थे, उन्होंने क्या करा, उनकी सर्विसेज क्या थी, उनका लिटरेरी वर्क क्या था, उन्होंने क्या क्या सारे काम करे, वो शाह वलीउल्लाह के बारे में आपको लिखना है। शाह वलीउल्लाह ने क्या करा? सब मदरसा रहीमिया को फ्लरिश कराया। मदरसा रहीमिया बहुत अच्छा मदरसा था, जिससे बाकी सारे रिलीजियस थिंकर ने पढ़ा। इन्होंने स्पिरिचुअल जिहाद करी। इन्होंने ये बोला कि हम बहुत ज्यादा हिंदू कस्टम्स और हिंदू प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो गए हैं, उससे इन्होंने हमें निकाला। इनकी किताबें बड़ी फेमस थी। इनकी कौन सी किताबें फेमस थी? इन्होंने कुरान को ट्रांसलेट करा था इनटू पर्शियन, उनके बेटों ने कुरान को ट्रांसलेट करा इनटू उर्दू। इन्होंने 51 बुक्स लिखी थी, बिल्कुल। अहमद शाह अब्दाली को बुलाया था, ये इनका पॉलिटिकल रिफॉर्म था। इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया था मराठास को डिफीट करने के लिए। इज्जतुल अक्फा और हुज्जतुल बालिगा, ये 2 इनकी किताबें थी। हुज्जतुल बालिगा कुरान की तफसीर थी, इज्जतुल अक्फा बेसिकली कुरान और हदीस के प्रिंसिपल्स को बताती थी। ये शाह वलील्लाह के बारे में लिखोगे। अहमद शहीद बरेलवी के बारे में क्या लिखोगे? अहमद शहीद बरेलवी के बारे में आप लिखोगे उनकी जिहाद मूवमेंट। अहमद शहीद बरेलवी के बारे में लिखोगे उनकी जिहाद मूवमेंट। उन्होंने जो रंजीत सिंह के साथ, एक सेकंड रुकना, उन्होंने जो रंजीत सिंह पंजाब के खिलाफ जो उन्होंने जंग करी थी, उसके बारे में लिखोगे। जिहाद के बारे में, रंजीत सिंह के बारे में, सईद अहमद शहीद बरेलवी के बारे में। ठीक है। ही लेड एन आर्मी ऑफ 80,000 मुजाहिदीन, बिल्कुल, पे बालाकोट की जंग में शहीद हो गए। हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में क्या लिखोगे? इनकी फराइजी मूवमेंट के बारे में लिखोगे। फराइजी मूवमेंट की क्या थी? अरमान छोड़ दें ये बात। फराइजी मूवमेंट क्या थी? इन्होंने बोला कि फर्ज पर फोकस करें, नमाज रोजा जक़ात पर फोकस करें। आप इन चीजों पर फोकस करेंगे तो आप आगे जाएंगे। आप फर्ज को लेकर चलें। ये इनकी मेन कंट्रीब्यूशन थी। फिर इन्होंने इन्होंने ये भी बोला कि चिल्ला, मिलाद और उर्स, ये तीनों बिदअत हैं, ये तीनों इनोवेशन हैं, ये तीनों से आप दूर रहें। और इनकी एक कंट्रीब्यूशन क्या थी? इन्होंने जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, जो ब्रिटिश अनफेयर टैक्सेस ले रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने काम करा। हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ काम करा, मुस्लिम पेजेंट्स के साथ खड़े हुए, उनको बोला कि आपको अनफेयर टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है। ये 3 रिलीजियस, बड़ा आसान सा रिलीजियस थिंकर का सवाल है। ये 3 रिलीजियस थिंकर को आप एक्सप्लेन कर दोगे, खत्म। यहां तक किसी को मसला? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को मसला? जरा एक दफा मुझे बता दें। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई परेशानी है तो प्लीज बताएं। ईशल, आमना, अलमान, आयशा, जुनैरा, अरीब, हसनैन, इसरा, जन्नत, रोहित, हमजा,
उमर, अहमद, अहमद खानी, सारिम। सही है, चलो आओ। बिल्कुल लिख सकते हो अयान अली। शिया सुन्नी के बारे में जो इन्होंने डिफरेंसेस खत्म करे थे वो भी आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3A पर आ जाओ। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ हंटर कमेटी। भाई हंटर कमेटी क्या थी? अच्छा अब ये ध्यान से सुन लें, हंटर कमेटी क्या थी? हंटर कमेटी बनी थी आफ्टर what जनरल डायर डिड, एक सेकेंड, what जनरल डायर डिड इन अमृतसर मैसेकर और जलियांवाला बाग। ये जनरल डायर की एवेल्युएशन के लिए आया था। जनरल डायर ने जो अमृतसर मैसेकर में, जो जलियांवाला बाग में लोगों को मारा था, उसको जरा इन्वेस्टिगेट करने आया था। ये इन्वेस्टिगेट करने आया था। ये बनाई किसने थी? ये क्यों, कौन इसके हेड थे? सर विलियम हंटर। कि जनरल डायर ने जो ये गलत काम करा, और जिस बात पे हिंदूज, मुस्लिम्स, इंडियंस जो इसीलिए बहुत गुस्सा थे, वो क्या मसले थे, वो इन्होंने लिखा। वो बेसिकली उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हंटर कमेटी बनी थी। फिर इसका फाइनल डिसीजन क्या निकला कि जनरल डायर को कोई पनिशमेंट नहीं मिली, बट जनरल डायर को ये करा गया कि यहां से निकाल दिया गया। जनरल डायर को इंडियन आर्मी से ट्रांसफर कर दिया गया टू ब्रिटेन, और ब्रिटेन में वहां पर उसको सर का टाइटल भी मिला था, उसकी प्रमोशन भी हो गई थी, और हीरोइक वेलकम मिला था कि माशाल्लाह से जनरल डायर क्या काम कर कर आया है, क्या काम करा है। हजारों बंदे मार दिए, क्या ही काम करा उन्होंने। तो सर का टाइटल भी इसको मिला। समझ में आया? क्लियर है? ये हंटर कमेटी थी। हंटर कमेटी का 4 मार्कर अगर आपको पढ़ना ही है तो मैं आपको ये 4 पॉइंटर है। विलियम हंटर ने बनाई, 1919 में बनाई, टू इन्वेस्टिगेट अमृतसर मैसेकर एंड एक्शन ऑफ जनरल डायर। एज अ रिजल्ट डायर वाज रिमूव फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड ट्रांसफर टू ब्रिटेन। ठीक है। 3 एक्सप्लेन व्हाई हिजरत कुड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। अच्छा भाई, खिलाफत मूवमेंट को क्यों हिजरत मूवमेंट सपोर्ट नहीं कर पा रही थी? हिजरत मूवमेंट में मसले क्या थे? सबसे पहले 1 का 20 बता रहा हूँ। हिजरत मूवमेंट में मसले क्या थे? कि एक तो जब हिजरत मूवमेंट गई तो वहां पर उनको वेलकम नहीं कराया गया। मुस्लिम्स वर नॉट वेलकम। दूसरा, मुस्लिम जब वेलकम नहीं हुए तो ये तो अपना सारा ही अपना सारा बिजनेस एंड प्रॉपर्टी सब बेच कर गए थे। हिजरत मूवमेंट याद है ना? इस हिजरत मूवमेंट 1919 में बेसिकली हुई थी, जब यहाँ से लोग चले थे, यहाँ से इंडिया से लोग गए थे अफगानिस्तान। क्योंकि यहाँ के जो आपके मुस्लिम लीडर्स थे, खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स थे, उन्होंने कह दिया था कि इंडिया दारुल हर्ब है, इंडिया पे आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा टू अफगानिस्तान। तो सारे लोग मुंह उठा के अफगानिस्तान चले गए थे, 18 से 20 हजार लोग। और ये आप ये क्या, अपना सारा बिजनेस, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच कर गए थे। तो इनके पास जब ये वापसी आए तो इनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई, इनको सोशल प्रॉब्लम हुई, ये 2 मसले इनको हुए। दूसरा मसला इनका क्या था कि जब वहां पर गए तो वेलकम नहीं हुए, तो ये वापसी आते आते इनके बहुत कुछ लोगों का इंतकाल ही हो गया। प्रॉब्लम्स ऑन द वे बैक जर्नी। अफगानिस्तान से जब वो वापसी आने लगे तो कुछ लोगों का इंतकाल भी हो गया था, कुछ लोग मर गए। तो बेसिकली ये अब इतनी सब बुरी चीजें हो गई। जी अफगानिस्तान गए थे। जब ये इतनी चीजें हो गई तो फिर क्या ही होगा। ठीक है, तो फिर लोगों का अब तीसरा पॉइंट,
लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया फ्रॉम मुस्लिम लीडर्स। मुस्लिम लीडर्स से लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया। जो हिजरत मूवमेंट गए उन्होंने तो खिलाफत मूवमेंट छोड़ ही दी। जो हिजरत मूवमेंट में गए उन्होंने तो खिलाफत मूवमेंट छोड़ दी, पर जो लोगों ने इनको देखा उन्होंने भी छोड़ दिया। मोपला रिबेलियन नहीं आएगा। ये खिलाफत मूवमेंट का फेलियर नहीं बोल रहा, ये कह रहा है हिजरत मूवमेंट ने क्यों खिलाफत मूवमेंट को हिजरत मूवमेंट ने क्यों खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करा। ये बोल रहा है। ये सिर्फ एक फेलियर पर सवाल है। थोड़ा गंदा सवाल है, पर ये सिर्फ एक फेलियर को डिस्कस करना है। उनको ये लगा कि हिजरत मूवमेंट की वजह से यार खिलाफत मूवमेंट तो बड़ी अजीब सी बात है कि हम वहां के लोगों के लिए हम यहाँ पर हम अपनी जानें दे रहे हैं। 18 से 20,000 Muslims migrated to Afghanistan, faced difficulty in traveling, was sent back to India from the borders. Some died a long way back to India. Muslim had sold everything before migration, their home, business. Later, when coming back, they had nothing with them. Economic problem was faced by the Muhajirin. Muslims has lost. Muslims has lost their trust from Khilafat movement and Muslim leaders. Seeing the failure of Hijrat movement, other Muslims also backed out from the Khilafat movement. समझ में आया? ये 3 रीजन क्लियर है? कितना आसान। ठीक है, अब थ्री कर डी यार, कितना आसान सवाल है। थ्री कर डी देखो, थ्री कर डी कितना आसान सवाल है। The partition of Bengal in 1905 was the main reason for the formation of Muslim League. The partition of Bengal in 1905 was the main reason for the formation of Muslim League in 1906. How far do you agree with this statement? कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से मुस्लिम लीग बनी। अब ये 14 माह के लिखने का तरीका क्या है, ये आज मुझसे सीख लो। जब ये एक रीजन दिया हुआ है तो सबसे पहले P1 में तो आप पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिस्कस करोगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से क्या मुस्लिम लीग बनी। बस सिर्फ पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिस्क्राइब नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि आप पार्टीशन ऑफ बंगाल को लिखना शुरू हो गया, नहीं बेटा नहीं। पार्टीशन ऑफ बंगाल से मुस्लिम लीग क्यों बनी वो लिखना है। पार्टीशन ऑफ बंगाल से मुस्लिम लीग क्यों बनी वो थोड़ा सा उसको उसको उस तरीके से लिखना है। क्या आप बता रहे पार्टीशन बंगाल क्यों हुआ था? अरे भाई पार्टीशन बंगाल क्यों हुआ था ये सवाल नहीं है। मुस्लिम लीग इसकी वजह से क्यों बनी, क्योंकि हिंदूज ने प्रोटेस्ट करे, हिंदूज ने ये करा, हिंदूज ने मसले पैदा करे, हिंदूज ने हिंदूज ने हिंदूज ने जब प्रोटेस्ट करे तो हमें पता चल गया कि हमें कोई भी अच्छी चीज मिलेगी तो हिंदूज से रहा नहीं जाएगा, तो हमें तो अपने राइट्स को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हमें हिंदूज पर रिलाई नहीं कर सकते, इसलिए मुस्लिम लीग का हमने सोचा। इस तरीके से लिंक करते हुए आपको P1 लिखना है। फिर P2 आप कोई और रीजन लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने शिमला लिख दिया। फिर P3 आपने कोई और रीजन लिखा, P4 आपने कोई और रीजन लिखा। इस तरीके से आप लिखोगे। फिर आपने ये भी लिख सकते हो टू नेशन थ्योरी वाली बात। फिर P4 में आप ये लिख सकते हो मुस्लिम के राइट्स एंड डिमांड्स को प्रोटेक्ट करना था, राइट्स को प्रोटेक्ट करना था और डिमांड को आगे लेकर जाना था। बिल्कुल जुनैरा, इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिखोगे। ठीक है, सी। देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल पर सबसे पहले आपने बात करोगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल के देखो मैंने 3 रीजन बना दिए, पर ये याद रख, ये ध्यान में रखना, ये मेरी इस बात सुनना कि मैं पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, यहां पर पार्टीशन ऑफ बंगाल से मुस्लिम लीग क्यों बनी वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये याद रखना। ठीक है, शिमला डिप्रेशन क्यों आएगा जन्नत, रोके मैं आपका इस सवाल का जवाब देता हूं। सबसे पहले पार्टिशन बंगाल के 3 रीजन। क्रिएटेड अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, गिविंग देम अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दिस मेड मुस्लिम्स मोर politically aware and encouraged them to think about protecting their interests through separate political party.
मैंने क्या लिखा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से जब एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बना तो मुसलमानों को एक अपॉर्चुनिटी दिखी एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में, जिससे वो ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर हो गए, और इनकरेज हुए कि अब हमें तो अपने राइट्स खुद प्रोटेक्ट करने चाहिए थ्रू सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी। जरा दिमाग में वो क्लिक हुआ, अरे हम भी तो कर सकते हैं ये, हम भी तो मुल्क संभाल सकते हैं, मतलब हम भी तो प्रोविंस संभाल रहे हैं ना, तो हम भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, हम भी तो इलेक्शन में आते हैं, हम क्यों पीछे रुके हुए हैं। एक दिमाग एक क्लिक हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल से। दूसरा पॉइंट, हिंदू ग्रुप्स स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड लॉन्च प्रोटेस्ट। तो मुसलमानों को समझ में आ गया कि स्वदेशी मूवमेंट और ये लोग कर रहे हैं और ये लोग असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी कर रहे हैं, तो मुस्लिम्स कभी भी हिंदूज कभी भी मुस्लिम्स की अच्छी बातों से खुश नहीं होंगे। मुस्लिम्स को हिंदूज को हमेशा ये लगेगा कि यार मुसलमानों को क्यों राइट्स मिल रहे हैं, मुसलमानों को क्यों एक एक एज मिल रहा है। जहां जहां मुसलमानों का एज मिलेगा वहां वहां हिंदू नाराज होगा। इसलिए इन्होंने सोचा कि हमें अपने राइट्स को खुद प्रोटेक्ट करना चाहिए। मुस्लिम फेल्ट दैट हिंदू ग्रुप्स वर ट्राइंग टू रिमूव द बेनिफिट्स दे हैड गेन फ्रॉम द पार्टीशन। ठीक है, मुस्लिम्स वर कंसर्न दैट इफ द पार्टीशन वर रिवर्स ड्यू टू हिंदूज प्रेशर दे वुड अगेन कम अंडर द हिंदू डोमिनेंस। अगर ये पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवर्स हो गया तो दोबारा से ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल सेम हो जाएंगे, और फिर उसकी ही गवर्नमेंट होगी कांग्रेस की। तो कांग्रेस के पांव के नीचे ही हम रहेंगे, कांग्रेस की डोमिनेशन के नीचे ही रहेंगे हम। दिस फियर मेड देम रियलाइज द नीड फॉर अ सेपरेट पार्टी। ये 3 पॉइंटर्स मैंने लिखे कि पार्टीशन बंगाल से मुस्लिम लीग क्यों बनी। बताओ इसमें कोई मसला है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, पार्टीशन बंगाल से मुस्लिम लीग क्यों बनी, बताओ इसमें कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है यहां तक। हाँ मिसाल ये देखो, ये बात पूछ के आपको करोगी क्या, आप कुछ कर सकते हो नहीं ना। हाँ आयशा, बिल्कुल सही है, रिवर्स हो गया था। पर अभी सवाल हमारा क्या पूछा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से क्या हमने मुस्लिम लीग बनाने का एक मेन रीजन पार्टीशन ऑफ बंगाल था, आप लिखोगी हाँ। और बंगाल रिवर्स कब हुआ था, 1911 में। मुस्लिम लीग कब बनी थी, 1906 में। गुड अयान अली। तो सवाल सबसे पहले तो आप पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिस्कस करोगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल के आपने 3 रीजंस लिख दिए। Created a Muslim majority province, giving them opportunity in education and administration. This made Muslims more politically aware and encouraged them to think about protecting their interests through separate political party. Hindu groups strongly opposed the partition and launched protests, especially through Swadeshi movement. Muslims felt that Hindu groups were trying to remove benefits they had gained from the partition. Muslims were concerned that if the partition was reversed due to Hindu pressure, they would again come under Hindu dominance. This fear made them realize the need for a separate party. ठीक है, रोहित ये थोड़ा सा ना वो ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, पर वो ज्यादा मुश्किल भी नहीं होते। अगर आपने सही हिस्ट्री पढ़ ली है, अगर आपने हिस्ट्री को स्टोरी की तरह समझ लिया, तो कोई मुश्किल आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, आमीन। ठीक है, अब आप पे बाकी बाकी बता दोगे कि भाई शिमला डेपुटेशन के बारे में बता दो कि शिमला डेपुटेशन से कैसे वो बनी मुस्लिम लीग शिमला डेपुटेशन से क्यों बनी। क्योंकि शिमला डेपुटेशन से आपने ब्रिटिश से एक बातचीत करी, कनेक्शन बनाया, ब्रिटिश से एक दोस्ती हुई। आपकी जब ब्रिटिश से एक साथ एक दोस्ती हो गई, कनेक्शन बन गया, ब्रिटिश ने आपकी सारी बातें सुनी, तो आपको लगा कि यार आप ब्रिटिश से पॉलिटिकल पार्टी भी तो मांग सकते हो, आप मुस्लिम लीग बनाने की बात कर लो। और इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगे, मुसलमानों ने उनसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगे ब्रिटिश से, पर ब्रिटिश कह रहा है कि यार मैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स जब तक नहीं दे सकता जब तक आपकी पॉलिटिकल पार्टी ना हो।
आप पहले पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, फिर मैं आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दूंगा। तो फिर जैसे ही शिमला डेपुटेशन से फ्री होकर घर जाते हैं, तो फौरन घर जाके ये लोग पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो शिमला डेपुटेशन से उनका दिमाग खुला, उनको समझ में आया कि यार ब्रिटिश से हम बातचीत कर सकते हैं, हम ब्रिटिश ने हमें एडवाइस भी दी कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाए। तो शिमला डेपुटेशन से एक पॉलिटिकल अवेयरनेस भी मिली हमें, हमें ये लगा कि हम ब्रिटिश से डिमांड कर सकते हैं। फिर टू नेशन थ्योरी से सर खान ने पहले ही बोला था नॉट टू ट्रस्ट कांग्रेस, इसका एक पैराग्राफ बना देना कि टू नेशन थ्योरी से सर खान ने बोला था हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी भी लिख सकते हो। दूसरा, हिंदूज डोमिनेटेड कांग्रेस, हिंदू शुरू से ही कांग्रेस को डोमिनेट कर रहे हैं, और अगर आपको कांग्रेस के मेंबर बनोगे तो आप माइनॉरिटी में रहोगे। कांग्रेस पहले तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी थी, पे बाद में जाके वो हिंदू डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी कब बन गई वो पता ही नहीं चला। वो सारी बातें, सारी राइट, सारी डिमांड, सब बातें हिंदूज की करती थी, मुसलमान की तो कोई करता नहीं था। तो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन तो कोई भी नहीं था, तो मुसलमानों को अपनी रिप्रेजेंटेशन बनना था। तो इसीलिए उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई कि वो कोई ऐसी चीज बनाए, वो कोई ऐसी चीज बनाए कि मुस्लिम्स अपने आप को रिप्रेजेंट तो कर पाए। मुस्लिम ब्रिटिश से कब बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, वो कांग्रेस को बोलेंगे, कांग्रेस तो आगे बात पहुंचाएगी नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग को एक सेपरेट प्रोविंस मिला, उसमें ही कांग्रेस नाराज नाराज हो गई, हिंदूज गुस्सा हो गए, हिंदूज ने मारा मारी मचा दी, हिंदू ने स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दी, हिंदूज ने यहां तक बोल दिया कि हम और मुसलमान एक साथ एक स्कूल में भी हम नहीं बैठेंगे, हम क्लास में भी नहीं बैठेंगे, हम ब्रिटिश का पेपर नहीं देंगे। उन्होंने चीजें जला दी, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स कर दिए। तो हमें तो शुरू से पता चल चल रहा था कि कांग्रेस हिंदू से डोमिनेटेड है, तो हिंदूज वाली ही बातें आगे जाएंगी, हमारी फेवरेट बातें आगे नहीं जाएंगी। बात समझ में आई? अब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। ठीक है। नहीं 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 आयान, मोहल्ले मिंटो का वो नहीं आ सकता पोजीशन, क्योंकि मोहल्ले मिंटो जब बना उससे पहले मुस्लिम लीग बन चुकी है, तो 1906 के पहले इवेंट्स आएंगे। हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी, आर्य समाज लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब समझ में आया? जड़ी आपको आया? रोहित आपको आया? अलमान आपको आया? अब आ गया ना? चलो, बिल्कुल बिल्कुल अयान, भेज दूंगा। ठीक, ये हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4। जी जी, बोलें बोलें। ठीक है, पाते आपको हंटर कमेटी नहीं आया? जनरल में आपकी बात समझा नहीं आई, आप आखिर में मुझसे सवाल पूछ लेना, आप मुझे अपना सवाल समझाना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अभी अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लें। जी बनीन, मैसेज करना, भेज दूंगा। ठीक है, वो डिस्क्राइब द वर्क ऑफ हंटर कमेटी। हंटर कमेटी क्या थी कि जनरल डायर ने जो अमृतसर मैसेकर में जो गलत काम करा, जो उन्होंने हजारों लोग मारे थे, वो उसको लोग अपोज कर रहे थे। हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों इंडियंस ने बेसिकली अपोज करा था, तो उसको उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सर विलियम हंटर को बुलाया था। सर विलियम हंटर को बोला था कि आप इस मसले को देखें और मसले का हल निकालें। तो सर विलियम हंटर ने इन्वेस्टिगेट करा और देखा, तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। उनका ये कंक्लूजन था कि मैं क्या कह रहा था, हाँ, उनका ये कंक्लूजन था कि जनरल डायर को ब्रिटिश इंडियन आर्मी से निकाल दिया जाए और ट्रांसफर कर दिया जाए ब्रिटेन। पर उसको सही सजा नहीं मिली थी, पर जब वो वहां पर गया तो उसे प्रमोशन भी हो गई, उसको सर का टाइटल मिला, उसको हीरोइक वेलकम मिला। तो हंटर कमेटी बेसिकली इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी, जो जनरल डायर ने अमृतसर मैसेकर में करा उसको लेकर। ठीक है। जी अयान। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 4। अयान, रेफरेंस से क्या मुराद है? कुछ इस्लामिक के पेपर थोड़ी चल रहे कि अब रेफरेंस से लिखने शुरू हो जाओगे।
जी आयशा, मैंने आपको पार्ट सी के 4 रीजन बताया ना। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? पार्टीशन ऑफ बंगाल लिखोगे। ये देखें यहाँ पे मैंने बनाए हुए। पार्टीशन ऑफ बंगाल लिखोगे। इसके बाद आप शिमला डेपुटेशन लिखोगे, टू नेशन थ्योरी लिखोगे, और ये लिखोगे कि हिंदूज कांग्रेस को डोमिनेट करते थे। ये 3 रीजन, और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो 4 रीजन हो गए। यार लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है आयशा, समझ में आया आपको? डिस्क्राइब द नॉन कॉर्पोरेशन 1920। हाँ सिंपल है यार ये। 1920 की नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या थी? जी आयशा, 4 पैरा बनाओगे, चार चार पैराग्राफ बनाओगे। आप एक एक रीजन को एक्सप्लेन करते हो ना, इसकी मार्किंग स्कीम सीख लो 40 मार्कर की। अगर आप एक रीजन को एक्सप्लेन करते हो, एक व्यू को, बेसिकली एक व्यू को आप एक्सप्लेन करते हो, उसके आप 2 से 3 रीजन लिखते हो, तो आपको 7 to 9 मार्क्स मिलते हैं। जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल एक व्यू था, उसके मैंने 2 से 3 रीजन लिखे, तो मुझे 7 to 9 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर मैंने दूसरा व्यू, अदर व्यूज मैंने लिखे। मैंने अदर व्यूज लिखे। अदर व्यू का मैंने एक रीजन लिखा, फॉर एग्जाम्पल शिमला डेप्यूटेशन, तो मुझे 10 मार्क्स मिलेंगे। फिर मैंने लिखा कौन सा था, हिंदूज डोमिनेटेड कांग्रेस, दूसरा लिखा मैंने, तो मुझे 11 मार्क मिलेंगे। और तीसरा रीजन कौन सा था, टू नेशन थ्योरी, तो मुझे 12 मार्क्स मिलेंगे। फिर मुझे कंक्लूजन के 13वां और 14वां जो मार्क है, 13 और 14 जो मार्क है, वो मुझे मिलेगा कंक्लूजन का। इस तरीके से आपकी मार्किंग स्कीम बनती है। ठीक है। जन्नत, मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि ये बात नहीं होती। आपको बस रीजंस लिखने हैं। पहले पैराग्राफ में अगर आप 3 रीजन लिखोगे, छोटा करके भी लिखोगे, उसको बस वेल एक्सप्लेन करना है। मैं आपको 2 से 3 रीजन लिखोगे, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा बड़ा हो ही जाएगा। तो वो जरूरी नहीं है, अगर आपका ये लेवल 3 अचीव हो गया, तो फिर इजी है, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पर आपका लेवल 3 अचीव होता है, यहाँ पर आपका लेवल 4 होता है, यहाँ पर आपका लेवल 5 अचीव होता है। ठीक है। चलो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या थी? ये किसने शुरू करी थी? कांग्रेस ने शुरू करी थी, गांधी ने शुरू करी थी। इसके अंदर इन्होंने ब्रिटिश के गुड्स को जलाया था, वो बर्न, और इन्होंने प्रमोट करे थे इंडियन इंडियन गुड्स। बस ये था, खत्म। ये देख लो, समझ लोगे आप चीजों को। Started by Gandhi, burning of British made goods, boycott of Western schools, production of Indian made goods, example hand woven clothes, ended in 1922। खत्म, ब्रिटिश लीगल सिस्टम को बायकॉट करा था, सही है। ठीक है, ये था, सिंपल। फिर सवाल ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 का बी, एक्सप्लेन व्हाई ब्रिटेन वुड नॉट ग्रांट सेल्फ रूल टू सब कॉन्टिनेंट 1919। ब्रिटिश क्यों सेल्फ रूल नहीं देना चाहा था 1919 में? चलो आओ बताओ, ब्रिटिश क्यों सेल्फ रूल नहीं देना चाह रहा? अक्लमंदी से सोचोगे तो इतना आसान सवाल है, इससे आसान सवाल आज तक जिंदगी में नहीं आया। क्योंकि जो इंडिया था, वो इनके लिए गोल्डन स्पैरो अभी भी था। वो इनके लिए मेन ट्रेडिंग सेंटर था। इंडिया जो था, वो मेन ट्रेडिंग सेंटर था ब्रिटिश के लिए, ब्रिटेन के लिए। और बहुत सारी ब्रिटिश की फैमिलीज, बहुत सारी ब्रिटिश की फैमिलीज इंडिया में रहती थी। बहुत सारी ब्रिटिश की फैमिली जब इंडिया में रहती है, तो अगर हमने अगर हमने सब कॉन्टिनेंट को सेल्फ रूल दे दिया, तो वो उन फैमिलीज का क्या होगा? उन फैमिलीज को भी अपना सारा बोरिया बिस्तर छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरा, थर्ड पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट अगर आप देखो, तो ब्रिटिश जो है वो वर्ल्ड पावर है, वो सुपर पावर है। वर्ल्ड पावर है, वो सुपर पावर है ब्रिटेन। और ब्रिटेन अगर इतनी आसानी से सब कॉन्टिनेंट को छोड़ दे,
तो ब्रिटिश की टूटू मैम नहीं होगी कि अबे क्या यार, इंडिया नहीं संभाल सके, तुम लोग को इंडिया छोड़ना पड़ गया यार, इतनी बेशर्मी की बात है, तुमसे ये नहीं संभाला गया। तो इनको कुछ भी करके ना अपनी एक इज्जत बढ़ाने के लिए इनको इंडिया को गवर्न करना था, लाजमी गवर्न करना था। तो ये सेल्फ रूल तो नहीं दे सकते थे, क्योंकि वर्ल्ड पावर है और वर्ल्ड पावर नहीं संभाल सकी। और ये भी हो सकता था कि अगर इंडिया को उन्होंने सेल्फ रूल दे दिया तो उनकी जो अदर कॉलोनीज हैं वो भी सेल्फ रूल मांगना शुरू हो सकती हैं, वो भी बोले कि हमें भी आजादी दो, हमें भी दो, हमें भी इंडिया की तरह आजाद कर दो। तो इनकी सारी कॉलोनीज भाग सकती हैं इनसे, सारी कॉलोनी हाथ से निकल सकती है। समझ में आया? ब्रिटिश बिलीव, यहाँ पर आओ, ब्रिटिश बिलीव इंडियंस वर नॉट रेडी टू गवर्न देमसेल्फ। वो क्यों सोचते थे कि इंडियंस अभी तक रेडी ही नहीं है, इंडियंस अभी तक रेडी ही नहीं है कि वो अपने आप को गवर्न कर सके। ये तो जाहिल लोग हैं, इनको तो पढ़ना लिखना नहीं आता, इनको तो अभी हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, इनको तो पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता, इनको तो मुल्क संभालने नहीं आता, एडमिनिस्ट्रेशन आती ही नहीं, तो हम इनको भी संभालने सिखा रहे हैं। जब हम समझेंगे कि इन्होंने सही तरह पॉलिटिक्स सीख ली, एडमिनिस्ट्रेशन सीख ली, तो हम चले जाएंगे। हमारा क्या है, ये था कि ब्रिटिश बिलीव इंडियंस वर नॉट रेडी टू गवर्न देमसेल्व्स, मोस्ट ऑफ देम वर अनएजुकेटेड एंड लैक्ड पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, सेल्फ रूल कुड लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पुअर गवर्नेंस। तो उन्होंने सोचा कि हम इंडिया को छोड़ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी तक उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आई, सिखा के जाएंगे। समझे? ब्रिटिश वांटेड टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब वो मैं सोने की चिड़िया गोल्डन स्पैरो वाली जरा बात ले, और मेन मेन ट्रेडिंग हब था इंडिया, और इंडिया को अगर छोड़ दिया, इनकी मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉलोनी को छोड़ दिया इन्होंने, तो ये बेटा काम क्या करेंगे? इंडिया तो इनके लिए सबसे बड़ी मार्केट थी। ये लोग क्या करते थे, यहां से सारा कॉटन लेकर गए, रॉ मटेरियल लेकर गए, ब्रिटेन ब्रिटेन में गए, ब्रिटेन में तो आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ है, वहां से सामान वामान बनाया, यहाँ पे आके बेच दिया। तब यही छोड़ देंगे जगह, तो ये काम क्या करेंगे? स्पाइसेस की ट्रेड यहां से होती थी। बिल्कुल सही बोला, यहाँ पर सी पोर्ट है, यहां से इनका सारा माल बाहर जाता है। तो बेटा अगर यही इंडिया को छोड़ दिया तो इनका क्या धंधा चलेगा? तो ब्रिटिश का मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल था, वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ है, वहां पर मशीन खुली नहीं है। जब उनके पास काम का ये रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, इंडिया ही नहीं होगा, तो रॉ मटेरियल नहीं होगा तो काम नहीं हो सकता। एंड मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड लीविंग इंडिया वुड लीड टू इकोनॉमिक लॉस। तीसरा, वर्ल्ड पावर वाली बात कर दो, ब्रिटिश फेयर डैमेज टू इट्स इमेज। तो ब्रिटिश सोच रहे थे कि हमारी इमेज को खतरा पहुंचेगा, हम तो वर्ल्ड पावर और हम इंडिया जैसी कॉलोनी को छोड़ दें तो सारी कॉलोनीज भी हमसे आजादी मांगेंगी। इंडिया वाज नोन एज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इफ ब्रिटेन ग्रांटेड सेल्फ रूल इट कुड बी सीन एज अ साइन ऑफ वीकनेस एंड माइट इनकरेज अदर कॉलोनीज टू डिमांड इंडिपेंडेंस। सब कॉलोनीज इनके हाथ से जा सकती हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंस नहीं देना चाह रहे थे। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? कोई सवाल है, कोई मुश्किल है? समझे कि नहीं समझे? बताओगे बच्चों? जी हमजा, उम्मे हानी, उमर फारूक, शोएब, सारिम, अयान, मानूर, जरी, इसरा, हसनैन, आयशा, अनीका, आमना। समझे कि नहीं? बाकी जिसका नाम नहीं लिया वो भी बताया। नाजिन, फर्स्ट पॉइंट समझा दो। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई वो ब्रिटिश बिलीव करते थे कि इंडियंस में अभी समझ ही नहीं है, इंडियंस अभी अपने आप को रूल कर ही नहीं सकते, इंडियंस में अभी वो पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, इंडियंस अभी अनएजुकेटेड है। अगर हमने इंडियंस को आजादी दे दी तो इंडिया का तो बेड़ा गर्क कर देंगे, इंडिया में तो लड़ाई झगड़े शुरू कर देंगे, तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पे इनको पूरा अच्छी तरह एक सिस्टम बना के जाना पड़ेगा। ये इनकी बात थी। ये हमारा पेपर है अक्टूबर नवंबर 24। अब 4 का सी देखते हैं। To what extent were Muhammad Ali Jinnah's 14 points the most important attempt at achieving constitutional reform in the subcontinent between 1928 to 1935? ये आसान सवाल है कि जिन्ना के 14 पॉइंट्स का मेन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था सब कॉन्टिनेंट में, जो 28 टू 35 आया। इसके अंदर आप क्या क्या लिखोगे? ये पार्ट सी बता रहा हूँ, 4 का सी बता रहा हूँ। 4 का सी आप क्या लिखोगे? सबसे पहले जिन्ना के 14 पॉइंट्स लिखोगे, P1 लिखोगे जिन्ना के 14 पॉइंट्स,
P2 लिखोगे साइमन कमीशन, जो 1927 में साइमन आया वो लिखोगे। P3 में 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई वो लिखोगे। P4 में आप आरटीसी लिख दोगे। फिर P5 में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी लिख सकते हो 1935। आरटीसी क्या था 1930 से लेकर 1932। ये आप 5 पैराग्राफ बना दोगे। 14 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे, 1927 के साइमन कमीशन करोगे, 1928 के नेहरू का करोगे, आरटीसी को करोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को करोगे। ये 5 पैराग्राफ बना दो। ये पांचों कोशिश थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। कम्युनल अवार्ड अब आरटीसी में लिखना चाहो तो लिख लोगे, बिल्कुल लिख लोगे। ठीक है, तो ये पांच पांच चीजें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पर काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म पर काम कर रही थी। सिंपल। ठीक है, चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। आसान पेपर है ना जन्नत, देखो ना कितना आसान है। कोई भी मुश्किल तो मुझे तो नहीं लगा कि यार बच्चों के लिए भी ये कोई मुश्किल हो सकता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, बताएं। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया था। लियाकत अली खान ने एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाया था। बेसिक फ्रेमवर्क बनाया था कि इसकी बेसिस पर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था कि इसके अंदर सारी जो अथॉरिटी है वो ऊपर अल्लाह ताला की है। और बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ये था कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी प्लस इस्लाम, ये दोनों को इन्होंने मिक्स कर दिया। इस्लाम की भी कुछ बातें ले आया, थोड़ा सा इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी ले आया, वेस्टर्नाइजेशन भी ले आया। ये प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वलिटी पे बना था, बिल्कुल सही है। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी गवर्नमेंट से, कोशिश की थी इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। पर ये हाईली क्रिटिसाइज करा था ईस्ट पाकिस्तान ने और उलेमा ने। उलेमा और इस्लामिक चाह रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान वाले भी चाह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ भी कुछ, हमारे लिए भी कुछ बोलो। ये था। ये पढ़ लें सारे पॉइंटर्स। बिल्कुल माजिन। Principle of democracy, freedom, equality, tolerance, social justice. Muslims shall be enabled to order their lives. Advocate provision shall be made for the minorities. पाकिस्तान फेडरेशन बनेगा, फंडामेंटल राइट्स गारंटी होंगे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। और ईस्ट पाकिस्तान उलेमा दोनों ने इसको क्रिटिसाइज किया था, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई दिक्कत कुछ है तो अभी क्लियर कर लें। नहीं है तो मैं 5B या 5C समझाऊं? सब जरा एक दफा बता दें। चलो, एक्सप्लेन व्हाई देयर वर मेनी डिफरेंट गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान। बहुत सारी गवर्नमेंट क्यों आई थी पाकिस्तान में 1950s? 1950s में इतनी सारी गवर्नमेंट क्यों थी? 1950s में व्हाई देयर वर सो मेनी गवर्नमेंट इन पाकिस्तान ड्यूरिंग 1950s? सबसे पहले तो आप ये लिख दोगे कि यहाँ पर 1950s का जो दौर था उसमें क्या था, इंस्टेबिलिटी तो चल रही थी। इसके अंदर मिर्जा वाली बात भी कर दोगे। पर जिना और लियाकत के बाद कोई भी पॉलिटिकल फिगर नहीं था जो पाकिस्तान को संभाले। एक तो ये बात लिख दोगे, कोई भी पॉलिटिकल फिगर नहीं था जो पाकिस्तान को संभाले उस तरीके से, सारे ब्यूरोक्रेट थे, कोई एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन नहीं था। फिर आप ये भी लिख दोगे कि मलिक गुलाम मोहम्मद और जो बोगरा में फड्डा हुआ था वो भी आप लिख दोगे।
ठीक है, मलिक गुलाम मोहम्मद और जो बोगरा में फटा हुआ था। दूसरा आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज चल रही थी। फूड शॉर्टेज की वजह से प्राइम मिनिस्टर चेंज किए जा रहे थे, और जो उसके अंदर मिर्जा में इतने सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे, उसके बारे में भी आप लिख दोगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई खास सक्सेसफुल नहीं था। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाने पर भी एक बंदे को निकाला था। अब देखो ये 3 पैराग्राफ मैंने बनाए हुए हैं। ये बेहतरीन आंसर है, बेहतरीन। फर्स्टली, पाकिस्तान लॉस्ट स्ट्रॉन्ग लीडर्स अर्ली। Qaeda Azam died in 1948 and Liaquat Ali Khan was assassinated in 1951. These experienced leaders could have stabilized the country, but after their deaths, inexperienced politicians took control. They were unable to manage the country effectively, which led to frequent changes of prime minister and government. क्योंकि इसके बाद एक्सपीरियंस लीडर्स ही नहीं बचे थे, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस ही नहीं बचे थे कि वो मुल्क को संभालें, और मुल्क को कोई संभाल नहीं पा रहा था। इसलिए हमने देखा कि बहुत सारी गवर्नमेंट चेंज हुई, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे थे, सबसे पहला रीजन। दूसरा, सेकेंडली, देयर वाज सीरियस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम। पाकिस्तान हैड नो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन अंटिल 1956, which created confusion about how the country should be governed. There were also disputes between East and West Pakistan over language, representation, and the location of the capital. At the same time, the country faced food shortages and economic difficulties, which increased public dissatisfaction and protest against the government. These problems, ये मैं impact लिख रहा हूँ, these problems weakened governments and made it difficult for any of one government to remain in power for so long, क्योंकि मसले ही इतने थे, पाकिस्तान में मसले ही इतने चल रहे थे कि कोई परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अंडर 1956 पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज चल रही थी, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में पड्डे चल रहे थे। पड्डे किसके लिए चल रहे थे? लैंग्वेज के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, लोकेशन ऑफ द कैपिटल के लिए। इकोनॉमिक डिफिकल्टी चल रही थी, शॉर्टेज ऑफ फूड चल रहा था। इस वजह से बहुत सारी गवर्नमेंट चेंज होती जा रही थी। तीसरी बात, thirdly, Governor Generals and the army interfered in politics. Governor General like Ghulam Mohammad Iskandar Mirza repeatedly dismissed prime ministers and dissolved assemblies. Whenever they disagree with them, this prevented एक सेकंड कहाँ गई? दिस प्रिवेंटेड डेमोक्रेसी फ्रॉम डेवलपिंग, क्योंकि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट होती जा रही थी। जब आर्मी इन्वॉल्व हो रही थी, जब गवर्नर इस्कंदर मिर्जा आया, तो इस्कंदर मिर्जा ने 6 प्राइम मिनिस्टर चेंज करे थे, मैंने आपको ये बात बताई हुई है। दिस प्रिवेंटेड डेमोक्रेसी फ्रॉम डेवलपिंग, कॉज गवर्नमेंट टू चेंज अगेन एंड अगेन। और इस्कंदर मिर्जा सारा का सारा ब्लेम, अपनी सारी इनकॉम्पिटेंसी का ब्लेम प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर डाल रहा था। सबसे पहले इसने प्राइम मिनिस्टर चेंज करा क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके। दूसरा, फूड शॉर्टेज की वजह से करा। तीसरा, इसके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था असेंबली में, उसके लिए करा। तो बहुत सारे ये मसले चल रहे थे। तो ये 3 रीजंस की वजह से आपकी आपकी जो बहुत सारी गवर्नमेंट्स थी वो चेंज हो रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन। बस अफगानिस्तान के साथ रिलेशन लिखना आपको। ये भी देख लेते हैं अफगानिस्तान के साथ रिलेशन क्या क्या थे, कैसे थे। एक नजर आपको दिखा देता हूं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में, जी हसनैन बिल्कुल सही बोला। पख्तूनिस्तान इशू आया था क्योंकि एनडब्ल्यूएफपी का मसला आ रहा था। एनडब्ल्यूएफपी की आपने बॉर्डर गलत खींची थी। जो जो आपकी बॉर्डर अफगानिस्तान की डोरेड लाइन, वो जो अफगानिस्तान वाले वो उसको मानते नहीं है। ड्यू टू रेस्ट मूवमेंट ऑफ अब्दुल गफ्फार खान कभी पार्टीशन चाहते नहीं थे, और एनडब्ल्यूएफपी में बड़ा फड्डा चल रहा था। तो एनडब्ल्यूएफपी और अफगानिस्तान बड़े लिंक थे। अफगानिस्तान ऑल्सो वोटेड अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर इट्स एंट्री इन यूएन। तो यूएन में पाकिस्तान की एंट्री के खिलाफ अफगानिस्तान ने काम करा था। यहां पर आपका फेलियर था, बहुत ज्यादा आपका फेलियर था। इन 1948 पाकिस्तान एम्बेसी वाज ओपन इन काबुल, सक्सेस। काबुल में पाकिस्तान की एम्बेसी खोली, जिन्ना ने खोली थी। 55 में क्या हुआ? पाकिस्तान एम्बेसी इन काबुल वाज डिस्ट्रॉयड। चलो भाई, पाकिस्तान की एम्बेसी खत्म हो गई, तोड़ दी भाई अफगानिस्तान वाले लोगों ने। अफगानिस्तान ऑल्सो रिफ्यूज टू ज्वाइन सीटो एंड सेंटर ड्यू टू अपोजिशन अगेंस्ट पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान इसका हिस्सा है तो हम नहीं हिस्सा बनेंगे। 56 में सिकंदर मिर्जा अफगानिस्तान गया तो उसको अच्छा वेलकम नहीं मिला, उसको किसी ने मुंह लगाया ही नहीं।
64 में अफगानिस्तान रिफ्यूज टू बिकम मेंबर ऑफ आरसीडी, बोला हम आरसीडी का भी हिस्सा नहीं बनेंगे, फेलियर। 65-71 में अफगानिस्तान रिमेन न्यूट्रल इन इंडो पाक वॉर, इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर चली थी अफगानिस्तान न्यूट्रल रहा। 76 में जब अफगानिस्तान पर एर्थक्वेक आया तो पाकिस्तान के लोगों ने बहुत जेनरसली डोनेशन दी अफगानिस्तान के लोगों के लिए। फिर क्या हुआ, सरदार दाऊद और भुट्टो दोनों ने एक दूसरे की कंट्री में विजिट दिया रिलेशंस को बेहतर करने के लिए। 76 में सरदार दाऊद अफगानिस्तान के लीडर और आपका भुट्टो, इन दोनों ने विजिट एक्सचेंज करी। वो भुट्टो अफगानिस्तान गया और सरदार दाऊद पाकिस्तान आया, दोनों ने अपने रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश की। 78 में जिया और सरदार दाऊद भी एक विजिट एक्सचेंज हुई। 79 में अफगान रशियन वॉर हुई और आपने अफगानिस्तान की दिल खोल के मदद करी। क्यों कर रहे थे वो अलग बात है, पर आप अफगानिस्तान की मदद तो कर रहे थे ना 1979 में। कितने सारे अफगान रेफ्यूजीज को आपने जगह दी, कितने सारे अफगान रेफ्यूजीज को आपने घर दिया, सक्सेस है। 88 में जेनेवा अकॉर्ड साइन हुआ, सक्सेस है। 96 में इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हुआ टू सॉल्व द ट्राइबल इशू फॉर पावर इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो ट्राइबल इशू हमारा चल रहा था, जो अफगानिस्तान में ही मसला चल रहा था, वो इस्लामाबाद अकॉर्ड एक ट्रीटी थी जो आपने अफगानिस्तान के साथ ही साइन की थी ट्राइबल इशू के सारे मसलों को हल करने के लिए। फिर 99 में पाकिस्तान को $70 मिलियन की एड मिली थी अफगान रेफ्यूजीज को संभालने के लिए, और परवेज मुशर्रफ ने एक बड़ी महंगी बात बोली थी कि तालिबान और पाकिस्तान मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। इसको किस तरह लिखेंगे, इसके आप ना 4 पैराग्राफ बना दो, इसके आप 4 पैराग्राफ बना दो। P1 में ना आप 2 सक्सेस लिखो, P1 में आपने 2 सक्सेस लिखी, P2 में आपने 2 और सक्सेस लिखी, P3 में आपने 2 फेलियर लिखी, P4 में आपने 2 फेलियर लिखी, और लास्ट में आपने कंक्लूजन दे दिया। पर आपको जरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है और आखिरी में इंपैक्ट लिखना है कि ये पैराग्राफ सक्सेस का था कि फेलियर का था। हाँ, आप एक 3 फेलियर नहीं लिखें, आप 4-4 लिखें, 4 सक्सेस 4 फेलियर लिखें। ये अफगानिस्तान के साथ के पूरे रिलेशन थे। ये हमारा पेपर था अक्टूबर नवंबर 2024 ऑफ P1 हिस्ट्री।